छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सीएम कार्यकाल में पहली बार विदेश दौरे के लिए रायपुर से रवाना हुए। सीएम साय के इस दौरे को लेकर बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा न सिर्फ विकास की नई राह खोलेगा बल्कि छत्तीसगढ़ की वैश्विक पहचान को भी नई ऊंचाई देगा। सीएम साय अगले 10 दिन यानी कि 31 अगस्त तक विदेश में रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 10 दिवसीय विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया में कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जापान की ओसाका में 13 अक्टूबर 2025 तक वर्ल्ड एक्सपो 2025 आयोजित। वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का करेगा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। पहले विदेश दौरे का उद्देश्य राज्य में निवेश बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए अवसर और औद्योगिक विकास को गति देना भी लक्ष्य। जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है। सीएम के विदेश दौरे पर सियासत भी भरपूर दिखाई दे रही है। एक और बीजेपी इस दौरे को विकास की नई राह बता रही है तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि 15 साल जब भाजपा थी तब भी बहुत से एमओयू डॉक्टर रमन सिंह ने साइन किए पर कोई सफलता हासिल नहीं हुई, केवल लोगों को मिसगाइड करने का काम किया गया। इस मामले में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि राज्य में नई उद्योग नीति के बाद 6 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश से अच्छा निवेश लाएंगे। उद्योगों को लेकर मुख्यमंत्री सक्रिय हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस प्रदेश में थी और रमन सिंह जी की सरकार ने बहुत सारे एमओयू साइन किया था और बड़ी बड़ी बात की थी, बड़े बड़े विदेश में जाकर और बड़े इन्वेस्टर लोगों को यहाँ बुलाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कोई सफलता हासिल हुई नहीं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की प्रदेश पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे उद्योगों को बढ़ाना है, जिसमें बिजली दर को महंगा करना या तमाम प्रकार की जो फैसिलिटी यहाँ के उद्योग लगाने वालों को देना था, उस पर तो कोई चीज़ कर नहीं रहे। बाहर जाकर एक बड़ा शिगुफा छोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कर रहे हैं। प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जापान कोरिया की यात्रा पर निकले हैं। उद्योग विभाग ने बहुत ही अच्छा एक उद्योग नीति लाया और उस उद्योग नीति से प्रभावित होकर प्रदेश के उद्योगपति या अन्य प्रदेश के उद्योगपतियों ने काफ़ी रुचि दिखाई है, जिसमें लगभग 6,65,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी आज विदेश जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह विदेश यात्रा से हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यकाल में अभी तक छत्तीसगढ़ को 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। ऐसे में विदेश दौरे पर सभी उद्योगपतियों की नजरें जमी हुई हैं। इधर कांग्रेस भी अपना सियासी धर्म निभाने पुरजोर ताकत लगा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा छत्तीसगढ़ की तरक्की की कितनी सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहता है। नमस्कार, आईएनडी गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। विदेश से आएगा निवेश। जी हां, छत्तीसगढ़ को विकास के नए पंख लगने वाले हैं। इस दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और अब सरकार का फोकस राज्य में विदेशी निवेश लाने पर है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश का दौरा कर रहे हैं। 21 अगस्त से सीएम साय 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि बतौर मुख्यमंत्री यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री साय तो विदेश का दौरा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस पर सियासत का दौर भी चालू हो गया है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। कितनी सफल होगी सीएम की विदेश यात्रा? सरकार के विदेश से निवेश के दावे में कितना दम? सीएम की विदेश यात्रा पर विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल?
नई उद्योग नीति से कितनी बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में और उसके जो जरिया है निवेश लाने में लगातार जो है प्रयासरत है। इससे पहले भी आपको बता दें, करीब 6 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं। सरकार का दावा है कि इससे निवेश आएगा। और अब जो सीएम साय हैं वो विदेश का दौरा कर रहे हैं। आज वो रवाना भी हो गए। दक्षिण कोरिया और जापान वो पहुंचेंगे, जहां वो जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी देंगे। लेकिन ये तो एक पहलू है। इसके बाद अब लगातार इस पर सियासत भी खूब होती हुई नजर आ रही है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और जो विपक्ष है वो इसे एक महज राजनीतिक पैटर्न की संज्ञा देता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल पुसदकर जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रवि ग्वालानी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आपके साथ ही कर रहा हूं। सीएम साय आज विदेश के लिए रवाना हो गए हैं और लगातार सरकार की कोशिश है कि उद्योग धंधे छत्तीसगढ़ में लगाए जाएं, निवेश आए, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन ये जो दौरा है, आप लोग इसे कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो क्या उम्मीद लगाए? कितना निवेश आ पाएगा? सरकार कितनी सफल हो पाएगी इस दौरे से? देश की सरकार लगातार देश के उद्योगपति हो या अलग सेगमेंट के लोग हों, वो भी हमारे प्रदेश में निवेश करने के लिए व्यापकता से इस पे त्वरित प्रक्रिया दे रहे हैं। आपने इस प्रकार से देखा कि पिछले 8 से 9 महीनों में 6.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आ चुका, उसकी तैयारी हो चुकी है, वो लगभग रनवे पे आ चुका है। इससे ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से बाहर निकलने की प्रक्रिया में एकदम बिल्कुल प्रमुखता से ऊपर आ चुका है। अब हमारे रक्षा सुरक्षा का विषय बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बस्तर एक हमारे लिए माइंडसेट ऐसा था कि लाल आतंक का गढ़ है। अब हमारा प्रदेश उससे बाहर आ रहा है, इस कारण निवेश भी आ रहा है। और निवेश के लिए आपको लगातार प्रयास करना होगा। और जिस प्रकार से नए रायपुर को आईटी हब के रूप में हमको डेवलप करके हमारे प्रदेश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का जो प्रयास है, चाहे मेडिकल यूनिट हो, चाहे दवाई हो, चाहे सोलर पैनल में, आप देखिए जब जिस प्रकार से आपने विकास उपाध्याय जी की बात सुनाई कि बिजली दर महंगे कर रहे हैं। अरे बिजली हमारा प्रदेश में ही नहीं, पूरे पैन इंडिया में फ्री करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने एक महत्वपूर्ण योजना के साथ पहल की है, जिससे बिजली से भी एक घरवासी भी पैसा कमा सकता है, व्यवसाय कर सकता है, उससे अर्निंग ले सकता है। ये हमारी एक मानसिकता है। तो प्रदेश के विकसित होने के संकल्प की दिशा में एक नया मोड़ ये आपको देखने को मिलेगा। जी प्रभात जी। लेकिन निशिकांत जी, क्योंकि जो विपक्ष है वो इसे महज एक राजनीतिक पैटर्न का नाम दे रहा है, क्योंकि उदाहरण वो ये दे रहे हैं कि जब रमन सिंह की सरकार थी, एक लंबा कार्यकाल आप लोगों ने चलाया, उस समय भी बहुत सारे एमओयू हुए थे, लेकिन सफलता कुछ नहीं मिली। नहीं प्रभात जी, मैंने आपको स्पष्टता से एक बात कही कि देखिए एमओयू हुए, लेकिन जिस प्रकार से बस्तर छत्तीसगढ़ के प्रदेश को देखे तो लाल आतंक के साये के अंदर बस्तर चल रहा था। हमने हमारी सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगातार प्रयास किया, लेकिन अभी हम निर्णायक मोड़ पे आए कि हमारा बस्तर इससे बाहर निकल चुका है। एक विश्वास, एक भरोसा अर्जित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री अगर यहाँ निवेश करेगा तो उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उस कारण ही वहां पे रोजगार का सृजन भी होगा। तो उस दिशा में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ किसी प्रदेश से कम होगा, ऐसा कतई कल्पना मत कीजिए। छत्तीसगढ़ को पंख लग चुका है। यहाँ के युवा अपने पुरुषार्थ से इसको साबित भी करेंगे और प्रदेश की सरकार इसके लिए महत्वपूर्ण पहल कर रही है। ठीक है, रवि जी जवाब दे दीजिए। लगातार वो कह रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही में जिस तरह से इन्वेस्टर को आमंत्रित किया गया, 6 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश आए, अब विदेश का दौरा किया जा रहा है, वहां से भी निवेश लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम कोशिशों को आप आखिर राजनीतिक पैटर्न का नाम क्यों दे रहे हैं? क्यों ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ ये एक दिखावा है? अच्छा प्रश्न है प्रभात जी। देखिए, आपने बिल्कुल कहा कि सरकार प्रयास कर रही है। ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई प्रवक्ता ने भी कही। देखिए, सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि क्या दिशा सही है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अभी आपको पता है रायपुर छत्तीसगढ़ में हमारे अभी करंट गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पार्क लॉन्च किया है और इन्होंने फार्मा पार्क लॉन्च किया है,
मेरी कई फार्मास्यूटिकल वालों से बात हुई कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहेगा, क्या लग रहा है आपको। एक एक आदमी का कहना है जमीन महंगी है और जमीन के टुकड़े इतने बड़े बड़े हैं कि इनके जो बिडिंग की डेट्स है वो क्रॉस हो गई है। ये बिडिंग अभी भी लगी हुई है, लेकिन उसमें कोई भी उद्योग व्यक्ति, कोई भी आदमी जमीन लेना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सही तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं की गई है। सरकार के प्रयास कर देने से ही सारी चीजें नहीं हो जाती है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 6 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है, और वही उद्योग मंत्री जी कह रहे थे कि 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हो चुका है। दोनों की बातों में विरोधाभास है। एमओयू तो ये लोग 6 लाख करोड़ क्या 60 लाख करोड़ का कर ले, लेकिन प्रश्न ये आता है कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट कितना आया। मैं आपको बताऊं, फूड पार्क जो रमन सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय के फूड पार्क की जमीनें आज भी खाली पड़ी हुई हैं। आप नया रायपुर में चलिए, इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लाया कि ईएमसी में जितने भी लोग हैं उसको हम जमीनें देंगे और उसमें बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। मैं आपसे कहूंगा, आपके चैनल से कहूंगा कि जाकर के सर्वे कराए कितनी जमीनें बिकी और कितनी जमीनें सिर्फ पेपरों में बिकी। रवि जी, आप बोल रहे हैं कि सरकार का तरीका गलत है, सरकार का तरीका गलत है। आप ये बताइए ना कि जब आप शासन में थे तो आपने कौन कौन से तरीके अपनाए थे और उन तरीकों से कितना निवेश आया, अगर आप बता सके तो, और कितना धरातल पर पहुंचा? बेहतरीन। मैं चाह रहा था आप मेरे से ये प्रश्न करें। कांग्रेस की सरकार जब थी, इस अगर उद्योग नीति की तरफ से अगर आप बात करेंगे तो हमने 20 स्पोक पॉलिसी लेकर के आए थे, और हम उसमें एक पॉलिसी में ये भी लेके आए थे रीपा। आपको अगर ध्यान होगा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, हमने हर गांव में जाकर के क्लस्टर बना करके कहा था कि जिस जिस गांव में जो उपज हो रही है वहां पे रीपा लगाए जाए। और हमारे साथ एक चीज दुर्भाग्यपूर्ण रही कि हमें 2 से 2.5 वर्ष का पीरियड कोविड का झेलना पड़ा। अगर वो पीरियड नहीं रहता हम और बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन जैसे ही कोविड का पीरियड निकला रीपा लगना शुरू हुआ। और आप चलिए, जगदलपुर चलिए, इंटीरियर चलिए, आरम चलिए और आगे बढ़िए, महासमुंद तरफ बढ़िए, रीपा में इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई थी। निवेश कितना आया था रवि जी? निवेश कितना आया था? मुझे ठीक है, कोरोना काल का दौर जरूर आप लोगों ने देखा अपने शासन में, लेकिन मुझे आपने बताइए ना निवेश कितना आया था और कितना धरातल पर उतरा, कितने रोजगार लोगों को मिले? मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हमारे समय में जब रीपा लगना शुरू हुआ तो छोटे छोटे गांव में रोजगार मिलने शुरू हुए, और जिसका परिणाम ये निकला कि कोविड के बाद से लगातार आपके चैनल में भी कई बार ये बैठ करके चर्चा हुई कि पूरे देश में सबसे कहीं कम बेरोजगारी दर रहा तो छत्तीसगढ़ में रहा 0.2%, 0.3%, 0.4%, कई बार 0.5%। मतलब हम लेस देन 0.5% पे बेरोजगारी दर पे हमने छत्तीसगढ़ को इस तरह से ला दिया था कि हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार आ गया था। अगर हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार है तो आप मुझे बताइए कितना फीसदी वो धरातल पर उतरा? आप अभी भी ये नहीं बता रहे, ठीक है, जिससे कोई रोजगार जनरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो राजनीतिक बयानबाजी चलती रहेगी, ये जो छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति है, जिस तरह से ये बनी है और पिछली जो उद्योग नीति थी, इसमें आप कितना अंतर देख पा रहे हैं? क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि ये जो नई उद्योग नीति है ये छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदलेगी। रोजगार विदेश से भी आएंगे, क्योंकि अब लगातार जिस तरह से प्रयास है, जो सीएम साहब हैं वो विदेश का दौरा भी कर रहे हैं, वो दौरे पे गए हुए हैं, 10 दिन का दौरा है उनका। तो ये उद्योग नीति और उनका ये दौरा और जो 6 लाख करोड़ के निवेश का दावा है, इन तीनों में आप इसमें किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए प्रभात जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। आप मुझे बताइए, ये जो इन्वेस्टमेंट टूरिज्म चालू है स्टेट्स का, इसका आप हासिल क्या देखते हैं? एमओयू जो है रमन सिंह की सरकार में भी हुए, अजीत जोगी की सरकार में हुए, भूपेश बघेल की भी सरकार में हुए, और अभी भी बता रहे 6 लाख करोड़ का एमओयू हो चुका है। तो पैसा जा कहां रहा है? गुजरात अलग इन्वेस्टमेंट समिट करा रहा है, यूपी अलग इन्वेस्टमेंट समिट करा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और उद्योग मंत्री अलग विदेशों का दौरा कर रहे हैं, वो अलग इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं। तो कोई एक पॉलिसी तो हो
कि वो देश में आएगा, दिल्ली में आएगा या रायपुर में आएगा। अब मैं एक बात यहां कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को आज भी किसी विदेशी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। 25 साल हो गए इसको मध्य प्रदेश से आजाद हुए, लेकिन इस मामले में जो कुछ भी कदम उठाया गया सब जीरो है। पहले मुख्यमंत्री थे, जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला उनका स्टेटमेंट था, हम छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री जोन बना देंगे, क्योंकि हमारे यहां जो एलेक्जेंड्राइट है, जो डायमंड की क्वालिटी होती है, यहां रायपुर से 100-200 किलोमीटर दूर उसकी खदानें हैं, हम वहां से इतना हीरा निकालेंगे, इतना एलेक्जेंड्राइट निकालेंगे कि उसकी रॉयल्टी से हमको इतना पैसा मिलेगा कि हम छत्तीसगढ़ को टैक्स फ्री जोन कर देंगे। अजीत जोगी चले गए, रमन सिंह आए, उन्होंने पॉलिसी बनाई, उसके बाद भूपेश बघेल आए, उन्होंने भी सिंगल विंडो पॉलिसी बनाई, वो भी चले गए। अरे भाई, टाटा जब यहां आता है बस्तर में विदेश निवेश करने, तो आपको लाल आतंक नहीं दिख रहा था, आप लाल आतंक के बाद उसको भगा दिए। देखिए, आप जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पिछली सरकार का उद्योग मंत्री तो अनपढ़ था, वो कहता है कि मुझे तो लिखना पढ़ना ही नहीं आता है, और वो उद्योग मंत्री था। तो आपको मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा प्रभात जी, छत्तीसगढ़ जो है, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, जियोलॉजिस्ट हूं। छत्तीसगढ़ जो है रत्न गर्भा वसुंधरा है, रत्न गर्भा वसुंधरा। यहाँ हीरे से लेके कोयला से लेके सारी चीज, सारे प्राकृतिक संसाधन यही है। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कॉम्प्लेक्स हमारा बलौदा बाजार है, लोहे का सबसे बड़ा जो है खदाने हमारे यहाँ, और फिर लाल आतंक है, तो अंग्रेजों के जमाने से उसके बाद भी आखिर छत्तीसगढ़ उद्योगों से वंचित क्यों है, ये बड़ा सवाल है। मुझे आप ये भी बताइए कि आखिर, चूंकि आपने रमन सिंह के कार्यकाल का भी जिक्र किया, भूपेश बघेल के कार्यकाल का आपने जिक्र किया, रमन सिंह ने करीब 15 साल जो है शासन किया, और अब जो कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि सिर्फ एमओयू हुए उनके शासन में, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। भूपेश बघेल के जो शासन रहा उनका, जब मैंने रवि जी से पूछा तो वो आंकड़े नहीं दे पाए, करीब 1,27,000 करोड़ के आसपास के एमओयू हुए उनके शासन में, लेकिन धरातल पे 10 से 20% ही काम नजर आया। ये जो रिपोर्ट है बराबर प्रस्तुत भी की गई है विधानसभा में। इसके बाद अब सीएम साय कह रहे हैं कि 6 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। अब वो जापान दौरे पर भी निवेश हुआ है, वो उन्होंने एमओयू की बात कही है, अब वो जापान का दौरा कर रहे हैं, दक्षिण कोरिया वो गए हुए हैं। तो जो शब्द इन तमाम चीजों को लेकर उपयोग किया जा रहा है कि ये महज एक राजनीतिक पैटर्न है, ये वाकई में राजनीतिक पैटर्न है, क्योंकि प्रयास तो सब कर रहे हैं लेकिन धरातल पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रभात जी, ये पैटर्न नहीं है, ये पॉलिटिकल पैटर्न नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट टूरिज्म है। आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बुला रहे, वो आपके यहां क्यों आएगा? अरे भाई, और आपको जरूरत क्या है? जब आपके पास मानव संसाधन पूरे हैं, वन संपदा पूरी है, प्राकृतिक संसाधन पूरे हैं, पावर में आप जो है, ये एनर्जी सरप्लस स्टेट है। जब हम राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुए थे तब हम एनर्जी सरप्लस स्टेट थे, हम एनर्जी पावर जो है दूसरे स्टेट्स को देते हैं, और हमारे यहाँ एनर्जी में आज ये स्थिति है कि राजधानी में जो है लोड शेडिंग हो रही है। आप क्या करेंगे? आप सोलर पैनल में जाना चाहते हैं, सोलर पैनल की आप कहते हैं कि हम गैर परंपरागत एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो तो उस स्टेट को करना चाहिए जहां कमी हो। आप क्या तो सरप्लस है, निशिकांत जी, आपके पास आ रहा हूं। सवाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि रमन सिंह के कार्यकाल पे बात मैं नहीं करूंगा, भूपेश बघेल का समय जा चुका है, आज आप लोग सरकार पे हैं, 6 लाख करोड़ का जो एमओयू हुआ है आप उसका दावा कर रहे हैं। मुझे क्या आप ये बता सकते हैं कि उसमें से धरातल पर क्या काम शुरू हो गया, और हो गया तो कितना हो गया, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? क्योंकि जापान सीएम गए हैं, जब वो आएंगे तो निवेश आएगा, एमओयू होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा, वो तो बात की बात है। अभी जो हो चुका है उसमें धरातल पर क्या कुछ शुरू हो चुका है? और दूसरी बात यह कि लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो वर्तमान में जो कारखाने, जो उद्योग धंधे संचालित है, वो तो सरकार ठीक से चला नहीं पा रही है, और बाहर से उद्योग धंधे लाने की बात की जा रही है। देखिए प्रभात जी, 2-3 बातें निकल के आई। एक तो बात अनिल जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई क्यों आएगा, उसके बाद बताया उन्होंने कि क्या क्या संसाधन है, मैन पावर है और बाकी चीजें हैं, इस कारण लोग यहाँ आएंगे अनिल जी, और आ भी रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। दूसरा, टाटा को तो भगा दिए? नहीं, हमने नहीं भगाया, ऐसा नहीं, किसी ने भगाया, टाटा एसआर सब वापस जा चुके हैं। ऐसा नहीं अनिल जी, भूतकाल में बहुत कुछ चीजें हुई हैं, उससे भी हमने सीखा है और सीख के आगे बढ़ रहे हैं और विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प को साकार करने का। लेकिन जो बात हमारे मित्र ने कहा कि रीपा एक महत्वपूर्ण रोजगार सृजन का केंद्र था, मैं आपको बहुत ही स्पष्टता से प्रभात जी कह रहा हूं, और कई डिबेट किया हमने। रीपा एक भ्रष्टाचार का स्मारक था। ऐसा नहीं है कि भूपेश बघेल जी की सरकार में उद्योग नहीं लगे, बहुत डंके के चोट पे बड़े हृदय से स्वीकारते हुए ये बात कहता हूँ कि उद्योग लगे,
शराब के अवैध उद्योग लगे, जिससे अवैध कमाई की गई, कोयला खा गए, उसका अवैध उद्योग चला। इसको लेकर मैं रवि जी से सवाल कर लूंगा। मुझे ये बताइए ना, अभी जो 6 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं उसमें से कितना काम शुरू हो चुका है, कितने लोगों को अभी तक रोजगार मिल चुका है? क्योंकि बड़ी बात यही है कि धरातल पर जब तक कुछ नजर नहीं आएगा, इसमें ये सिर्फ एक राजनीतिक पैटर्न ही माना जाएगा। नहीं प्रभा जी, इसमें आपके दो सवाल हैं कि कितने प्रतिशत काम शुरू हुए और कितनों को रोजगार का सृजन हुआ। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट करने में, इंफ्रा को इस्टेब्लिशमेंट करने में कुछ समय लगता है। उस दिशा में जो जिंदल है, एनएमडीसी है, एनटीपीसी है और अडानी है, उस दिशा में प्रयास कर चुका है और काम आगे बढ़ चुका है। रोजगार सृजन की दिशा की जो बात कर रहे हैं, बहुत शीघ्र हमारे देश में, प्रदेश में, हालांकि इनका तो कहना है कि 0.5% ही बेरोजगारी दर है, इसके हिसाब से तो कोई बेरोजगार है ही नहीं प्रदेश में, फिर भी कांग्रेस की सरकार चलेगी, ये तो मुझे देखने और सुनने को नहीं मिलता। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने कहा था कि युवा मितान क्लब बंद करने से, राजीव गांधी का जो बजट दे रहे थे उसके बंद करने से बेरोजगारी बढ़ी है, यानी कि पूरे कांग्रेसियों को आप ये फंड दे रहे थे, ऐसा नहीं है। कॉन्क्रीट प्रयास करना होगा और भूत में जो प्रयास किए उसमें क्या कमी रहेगी उसको देखते हुए, सुधार करते हुए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसी को किंतु परंतु क्या होना है? अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है और प्रदेश हमारा विकसित होगा, 10 सेकंड और, प्रदेश विकसित हो रहा है, तो इसमें किसको? ठीक है रवि जी, प्रदेश विकसित हो रहा है, आप लोगों को दिक्कत है जिस तरह से सीएम साय जो विदेश यात्रा कर रहे हैं, जिस पर आप लोग लगातार तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब तो जो सरकार पक्ष के लोग हैं, जो बीजेपी पार्टी के लोग हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई दौरा तो सभी करते हैं, राहुल गांधी भी विदेश जाते हैं, सोनिया गांधी भी विदेश जाती हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष भी विदेश जाते हैं, और सरकार तो अगर विदेश नहीं जाएगी तो फिर निवेश आएगा कैसे? तो ये विदेश से निवेश का जो दाव है सरकार का, आप लोगों को इस पर दम क्यों नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये सरकार बहुत विकसित तरीके से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है, उदाहरण देता हूं। धन्यवाद। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अगर उद्योग अगर कुछ है तो वो है राइस मिल। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारे राइस मिलर्स आकर के भूपेश बघेल जी के साथ बैठे थे और बोले थे कि भाई हमको जो कस्टम मिलिंग की जो प्राइस है, एक सेकंड, जो कस्टम मिलिंग प्राइस है वो बढ़ा के दी जाए। 45 रुपए कस्टम मिलिंग प्राइस को हमने 120 रुपए किया, उद्योग बढ़ गए, एक एक राइस मिलर ने एक एक एक्स्ट्रा यूनिट लगानी शुरू कर दी। और आज स्थिति क्या है आपको पता है? एक तो 120 रुपए को इन लोगों ने वापस 60 रुपए कर दिया, और दूसरी बात इन लोगों ने क्या किया, आज एक भी राइस मिलर को पैसे नहीं मिल रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आपको जो बकाया हमको देना है ना, उसके बदले और हमारे से धान ले जाइए। ये कैसा प्रदेश विकसित हो रहा है जहां पे पैसे के बदले चावल दिए जा रहे हैं? कहां लेकर के जा रहे हैं ये प्रदेश को? हमारे यहाँ पे सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी प्रभात जी। जी अनिल जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए प्रभात जी, ये जो दावे, वही मैं कह रहा हूं, ये जो दावे हैं इन्वेस्टमेंट के, ये वैसे ही है। बेरोजगारी दर सबसे कम है और इलेक्शन मैनिफेस्टो में बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करते हैं। किसान खुशहाल है, मैनिफेस्टो में देखो तो कर्जा देंगे, कर्जे की सीमा बढ़ा देंगे। अरे आपके पास जितना कुछ है उससे में छत्तीसगढ़ जो है 25 साल में देश का सबसे विकसित राज्य हो सकता था। हीरा, कोयलापन क्या नहीं है, सीमेंट का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एंसिनरी स्टील इंडस्ट्री में इंडिया का सबसे बड़ा हब है, बीएसपी इतना बड़ा प्लांट हमारा अकेला सेल का सबसे फायदे वाला प्लांट यहाँ है, सब कुछ है, पावर है, मैन पावर है। और उसके बाद कमी सिर्फ एक चीज की है, इच्छा शक्ति और प्रॉपर लाइन ऑफ डायरेक्शन। सब कुछ होने के बाद भी आखिर छत्तीसगढ़ में विकास के जो बड़े पंख लगने चाहिए वो आखिर क्यों नहीं लग पाए? आखिर क्यों छत्तीसगढ़ विकास के मामले में पीछे है? ये सरकार कह रही है कि वो लगातार प्रयास कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि ये महज एक खोखले दावे हैं, खोखले वादे हैं, महज एक राजनीतिक पैटर्न हमेशा की तरह किया जा रहा है। देखना होगा कि जब ये दौरा खत्म होगा उसके बाद क्या कुछ छत्तीसगढ़ को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा यहीं समाप्त करनी होगी। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, छत्तीसगढ़ को विकास के नए पंख लगने वाले हैं, ये मानकर जो सरकार है चल रही है। लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि सीएम साय जो है जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर हैं और इससे पहले 6 लाख करोड़ के जो है एमओयू साइन हुए। तो सरकार का दावा है कि बेहतर विकास और रोजगार और निवेश हो पाएगा। लेकिन इस दौरे से भी एक उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं। देखना होगा कि जब ये दौरा समाप्त होगा छत्तीसगढ़ सरकार को कितनी इसमें सफलता मिल पाती है और छत्तीसगढ़ में विकास की क्या एक जो शुरुआत नए सिरे से करने की कोशिश की जा रही है वो हो पाती है या नहीं। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।
है।